Good morning, children. So welcome back. Now, last time we were doing exercise 2.1, and we just started exercise 2.1. We have done question number 1. Okay, and we have done one more thing: the total number of elements in set A and B in A cross B. So, what was the formula? Total number of element in A cross B was equal to number of element in set A into number of element in set B. So I am writing once again. Listen to that. So chapter name was relation and function. Relation and function. Exercise 2.1. Okay, children. So total number of elements in A cross B, that is represented by N A cross B, is equal to NA into NB. Okay, children. So total number of elements in A cross B is equal to number of elements in set A into number of elements in set B. Okay. Now we are taking one question. Question number 2. I am taking question number 2. Set A has 3 elements. Number of elements in set A are 3, and number of elements in set B that are given. Once again, this is also 3. So elements are also given 3, 4, 5. 3, 4, 5. Set B की direct value भी given. Set A has 3 elements and set B also 3 elements. Then find the number of elements in A cross B. So सीधा सा फॉर्मूला यहाँ बताया था. And A cross B is equal to 3 into 3. So that is 9. तो A cross B में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 9 एलिमेंट. ओके, तो एक बार फिर से समझाता हूँ. A क्रॉस B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B में होने चाहिए. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो टेक वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट. A is equal to 1 and 2, B is equal to 3, 4. Set A is equal to 1, 2 and set B is equal to 3, 4. ये एलिमेंट हैं, दोनों सेट के अंदर एलिमेंट हैं. सेट A में क्या है 1 और 2 और सेट B में क्या है 3 and 4. और हमें फाइंड क्या करना है? देन फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5. फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5. B इंटरसेक्शन 5. ये हमें फाइंड करना है. क्लियर चिल्ड्रन? और इसे प्रूव भी करना है कि दैट इज इक्वल टू 5. क्लियर? तो जरा यहां देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल B इंटरसेक्शन 5. B और 5 में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, यहां सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं. सॉल्यूशन, व्हाट इज B इंटरसेक्शन 5? 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. B के अंदर क्या है 3, 4. मैं लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को. और इंटरसेक्शन 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं. तो क्या आएगा? 5 का मतलब नल सेट. जब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है 3, 4, तो कुछ भी एलिमेंट कॉमन है ही. सो व्हाट विल बी द आंसर? B इंटरसेक्शन 5 क्या बन गया? दैट इज आल्सो 5. क्लियर? तो B और 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं. 5 का मतलब नल सेट. नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता. ठीक है? तो जब B इंटरसेक्शन 5 करेंगे तो कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो आंसर आएगा 5. क्लियर? अब A का इंटरसेक्शन 5 के साथ A क्रॉस 5. इंटरसेक्शन नहीं, A क्रॉस 5. A क्रॉस 5. जब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और इसके अंदर ये 2 एलिमेंट है 1 and 2. क्रॉस, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं आएगा. तो कुछ भी नहीं आने का मतलब है 5. तो प्रूफ एक बार फिर से बता देता हूँ. सेट A इज इक्वल टू 1, 2, सेट B इज इक्वल टू 3, 4. मतलब इनके एलिमेंट हैं 1, 2 और 3, 4. हमें फाइंड क्या करना है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5. तो पहले B इंटरसेक्शन 5 फाइंड करेंगे. 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो B इंटरसेक्शन 5 का मतलब सेट B इंटरसेक्शन सेट 5. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आया. जब इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसे 5 लिखेंगे. तो B इंटरसेक्शन 5 इज 5. क्लियर चिल्ड्रन? तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो गया.
अब फाई के साथ ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए के जब हम मल्टीप्लाई तभी तो कर पाते हैं जब कोई एलिमेंट होता है, जब दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं तभी तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर पाते हैं, लेकिन जब एक के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो ए क्रॉस फाई इज आल्सो इक्वल टू फाई। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 6. A cross B is given. Elements are given AX, AY, okay children, BX, BY and BY. What are capital A and B? What are the values of set A and B? तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे ही आपको बताया था, जब दो सेट का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमने बताया था उस टाइम जो फर्स्ट एलिमेंट है हर किसी पेयर का, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है। तो सेट ए कंटेन, पहला एलिमेंट देखो, ए को दोबारा नहीं लिखना है, रिपीटेड एलिमेंट को कई बार नहीं लिखना होता है। सो ए एंड बी, set A has A and B and clearly set B has X and Y। तो ये सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ओके। तो इन सब में आपको कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। पहली एक्सरसाइज आपकी मुश्किल से 10 मिनट की है, तो ये 10 मिनट के अंदर अंदर एक्सरसाइज आपकी हो जानी चाहिए। मुझे समझाने में बहुत सारा टाइम लग रहा हो लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ डू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टेक क्वेश्चन नंबर 8। सेट A is equal to 1 2, set B is equal to 3 4। set A is equal to 1 and 2, set B is equal to 3 4। Okay children? Set C is also given 5 6, set C is given 5 6 and set D is also given 5 6 7 8। Set D is given 5 6 7 8। Okay children, now what we have to prove? Prove that A cross B intersection C. To prove A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C। ये हमें प्रूव करना। A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C। Is it clear children? Now first of all, पहले मैं B intersection C फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। Look here, तो first of all left hand side I am writing left hand side B intersection C। What is B intersection C? B और C में क्या इंटरसेक्शन है, क्या कॉमन है? तो B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। ऐसी सिचुएशन को हम 5 लिखते हैं, 5 का मतलब नल है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। अब उसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना है? A का मल्टीप्लाई करना है। नाउ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C 5 है, तो A क्रॉस 5 इज आल्सो इक्वल टू 5। ये आंसर आया 5, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 5। पहले फिर से बता दूं, B इंटरसेक्शन C क्या आया? 5, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फिर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C की जगह लिखेंगे 5 और A और 5 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई भी 5 आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा उसमें। ओके, नाउ वी आर डूइंग RHS। क्लियर? सो RHS क्या है हमारे पास? A क्रॉस B एंड A क्रॉस B। तो पहले हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे, फिर A क्रॉस C फाइंड करेंगे। तो A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 1 and 2 and 3 and 4, 1 2 and 3 4। तो बताओ चिल्ड्रन,
1 3 1 4 2 3 2 4, ये हुआ हमारा A क्रॉस B। सिमिलरली A क्रॉस C फाइंड करो, A क्रॉस C। तो A और C का क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 क्रॉस 5 6, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 5, सिर्फ पेयर बनाना होता, मल्टीप्लाई नहीं करना होता। 1 5 1 6 2 5 2 6, ठीक है चिल्ड्रन। अब हमें फाइंड क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में हमें कॉमन पार्ट ढूंढना है। सो 1 3 1 4 2 3 2 4 1 5 1 6 2 5 2 6, there is no common part in equation number 1 and equation number 2. So clearly A cross B intersection A cross C is equal to 5, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था 5 और राइट हैंड साइड क्या है, ये भी 5। ओके चिल्ड्रन, so this was question number 8. Now I am doing last question of this exercise. Question number 10, children. The Cartesian product of set A cross A has 9 elements. मतलब A की सेट है हमारे पास A, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एलिमेंट्स आते हैं 9। तो ये भी क्लियर है कि दोनों सेट के अंदर 3 3 एलिमेंट्स हो, तभी तो मल्टीप्लिकेशन 9 आएगा। 3 3 या 9 तभी तो होगा। तो क्लियर है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A once again 3। तो 3 3 या 9, ये फॉर्मूला होता है। एंड A क्रॉस A दैट इज इक्वल टू NA into NA। ओके चिल्ड्रन, तो 3 3 या 9। तो ये क्लियर है कि सेट A के अंदर 3 एलिमेंट। अब उनका पता लगाना, सम पेयर्स आर गिवन, सम पेयर्स आर गिवन, some ordered pairs are given -1 0 and 0 1। ये कुछ पेयर्स गिवन। अब इन पेयर्स से आइडिया लेना है। ओके चिल्ड्रन, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, लेट एन A क्रॉस A and A cross A are equal to -1 0 and 0 1। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए A क्रॉस A को क्या कर रहा हूं, इसको A1 मान लेता हूं, इसको A2 मान लेता हूं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A1 का होगा। तो A1 सेट क्या बन जाएगा हमारा, -1 and 0, -1 and 0। दिस इज A1 सेट। एंड A2 क्या बनेगा, जो सेकंड वाला एलिमेंट है 0 and 1। तो A2 विल बी इक्वल टू 0 and 1। ठीक है, तो ये सेट A1 हो गया, ये सेट A2 हो गया। लेकिन उसने कहा A1 और A2 दो डिफरेंट सेट नहीं है, हम तो एक ही सेट ले रहे हैं। यहाँ भी A सेट है, यहाँ भी A सेट है, तो इन दोनों को मिला के एक सेट बना देंगे, सेट A। यहाँ देखो A क्रॉस A, A क्रॉस, यहाँ भी A लेना है, यहाँ भी A लेना है, तो ये दोनों सेट एक ही सेट है। तो A सेट क्या बन जाएगा, A1 यूनियन A2। यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट एक जगह अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, A1 यूनियन A2 -1 और 0 को दोबारा नहीं लिखना है, 1 + 1। एक बार फिर से समझ लो, दोनों सेट में 3 3 एलिमेंट हैं, 3 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कुछ पेयर्स गिवन है, तो पेयर्स से हम कैसे आइडिया लगाते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट A का होता है। तो यहाँ दोनों ही सेट जब A हैं, तो एक को मैंने थोड़ी देर के लिए A1 मान लिया, दूसरे को A2 मान लिया। तो A1 की वैल्यू क्या होगी, -1 and 0। जो पहला एलिमेंट है दोनों पेयर का, उसे लिख लिया A1।
जो दूसरा वाला एलिमेंट है 0 and 1 उसको लिख लिया A, और इन दोनों को मिला के कह दिया सेट A। जब क्लियर, तो इससे हमें सेट A का पता चल गया, और वैसे भी हमें शुरू से ही पता था कि सेट A में 3 एलिमेंट। ओके चिल्ड्रन, so this was the end of the exercise 2.1. Now I am starting exercise 2.2. Okay children? जो अभी तक आप करते आ रहे हैं वो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कर रहे हैं, और अभी तक आप इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट और मल्टीप्लाई ऑफ सेट। लेकिन अब हम करेंगे रिलेशन। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो रिलेशन नाम का वर्ड यूज हो रहा है, रिलेशन वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है, वो अब इस चैप्टर, इस वाली एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा। सो दैट इज एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं समझाऊंगा कि रिलेशन का है मतलब क्या है। रिलेशन की डेफिनेशन तो मैंने पहले ही बता दी थी। ए रिलेशन इज द सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ए रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B वेयर A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए और उनका सबसेट होता है रिलेशन। क्लियर चिल्ड्रन? तो जरा देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Yes children. Question number 1. Set A is given 1, 2, 3, 4. Set A is given 1, 2, 3, 4 up to 40. टोटल एलिमेंट्स है हमारे पास सेट A में 40, और एक रिलेशन गिवन है। एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है? X and Y. X, Y is any order pair such that 3x minus y is equal to 0. Okay, and X belongs to set A and Y is also belongs to set A. ठीक है, और इसके बाद मुझे ये भी बताना what is the domain of the relation, domain, range of the relation and codomain of the relation. तो पहले हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो रिलेशन क्या है हमारा? ये रिलेशन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात बाद में करेंगे। पहले हम रिलेशन बताते हैं कि ये रिलेशन है क्या। तो इस रिलेशन का आपको क्या दिख रहा है? 3x minus y is equal to 0. तो 3x can be written equal to y. ओके, अब उसने कहा x और y जो आप एलिमेंट लेंगे, यहाँ जो आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे वो सेट A में से लेंगे। सेट A से बाहर नहीं जानी चाहिए वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू ले रहा हूं मैं 1, x is equal to 1 और y is equal to 1। सॉरी, x is equal to 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू यहाँ से नोट करूंगा। तो 3 into 1 is equal to 3। तो क्या एलिमेंट हुआ? x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 3 हो, तो ये हो गया 1, 3। फिर से देखो, x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी है तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो 1, 3 पेयर हो गया। दूसरा 3 into 2, ये हो गया 6, तो ये आ गया 2, 6। सेकेंड एलिमेंट 3 into 3, ये हो गया 9, तो 3, 9। थर्ड एलिमेंट 3 into 4, दैट इज 12, तो 3 and 4, ये 4 एलिमेंट हो गए। अब मैं एक एलिमेंट और भी ले रहा हूँ, 3 into 5 इज नॉट इक्वल टू 15। ठीक है, इस 15 को हम क्यों नहीं लेंगे ये बताइए जरा। क्योंकि उसने कहा y की वैल्यू भी सेट A के अंदर होनी चाहिए, y भी 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो इस बात को आगे, y बिलोंग्स टू सेट A, इसलिए 15 को हम नहीं लेंगे। तो 15 नॉट बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, तो बस सिर्फ ये 4 एलिमेंट बचे रिलेशन के हमारे। तो रिलेशन क्या बना बेटा हमारा? तो रिलेशन हो गया 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड ये था 4, 12 चिल्ड्रन। अगर 3, 4 लिख दिया, ये था 4, 12। ओके, तो ये था 4, 12। तो ये रिलेशन बना हमारा। जो रिलेशन यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में बना दिया। क्योंकि किसी सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तभी क्लियरली वो बात समझ में आती है। ओके चिल्ड्रन,
सो R इज इक्वल टू 1 3 2 6 3 9 एंड 4। अब बात आती है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो डोमेन क्या है? तो फर्स्ट एलिमेंट, सारे जितने भी इसमें पेयर बने हुए हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन हो गया हमारा 1 2 3 4, क्लियर चिल्ड्रन? और रेंज हो गई हमारी 3 6 9 12, 3 6 9 12। जो फर्स्ट एलिमेंट है हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उसे डोमेन बोलते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है उसे रेंज बोलते हैं। नाउ कोडोमेन, व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जहां से रेंज बनी है। डोमेन कहां से बनी है वो डजंट मैटर, लेकिन रेंज कहां से बनी है, ये सारे एलिमेंट हमने सेट ए के अंदर से लिए। डोमेन के एलिमेंट भी वहीं से आए हैं और रेंज के एलिमेंट भी वहीं से आए हैं। तो जहां से रेंज बनी है, डोमेन को नहीं देखना, रेंज बनी है सेट ए से हमारी, तो सेट ए पूरा का पूरा, ऑल सेट ए 1 2 3 अप टू 40, ये हो गया हमारा कोडोमेन। मान लो यहाँ सेट ए की जगह नेचुरल नंबर लिखा होगा, ठीक है, तो डोमेन हो जाता हमारा 1 2 3 4, रेंज हो जाता 3 6 9 12, और कोडोमेन होता हमारा ऑल नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सारे सेट बने कहाँ से? नेचुरल नंबर में। तो जो सबसे बड़ा सेट होता है वो कोडोमेन का सेट होता है। ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सिर्फ इस चीज को नोट करना है हर क्वेश्चन कि यहाँ क्या लिखा होगा। इसमें रिलेशन लगा के देखेंगे, 3x - y = 0 लिखा हुआ है, y को उधर ले जाएंगे, x की 1 by 1 वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ से नोट करते चले जाएंगे, y की वैल्यू नोट करते चले जाएंगे, x की पुट करते चले जाएंगे, y की नोट करते चले जाएंगे। जब देखेंगे y कहीं ना कहीं जाके सेट से बाहर हो जाता है, वहीं रुक जाएंगे। तो 1 3 2 6 3 9 4 12, ये 4 एलिमेंट बने हमारे इस रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज, and all the elements of set A are called codomain. Clear children? So this was question number 1. तो इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। Is that clear children? Now move ahead. Now I am taking question number 3. Question number 3. Set A is 1 2 3 5. 1 2 3 5. Set B is 4 6 9. 4 6 9. Clear children? Define a relation from A to B such that xy is the difference between x and y. X belongs to set A and y belongs to set B. तो रिलेशन को कैसे डिफाइन करना है? एक्स वाई इज एनी ऑर्डर पेयर such that difference of x and y, difference of x and y is odd number. देखिए, difference of x and y is odd. क्लियर चिल्ड्रन? तो x और y का डिफरेंस ऑड नंबर होना चाहिए। क्लियर? और आगे क्या बताया? x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो मुझे सारे ऐसे नंबर पे ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका डिफरेंस ऑड बनता हो। तो देखो जरा बेटा, यहां से स्टार्ट करते हैं, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। 1 4, 1 4 का डिफरेंस ऑड नंबर होता है। मैं एक बार लिख देता हूं पहले, ऑड डिफरेंस 1 - 4 ऑड। एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 6 ये भी ऑड, -5 ऑड। फिर 1 9 हम नहीं लेंगे, 1 और 9 का डिफरेंस ऑड नहीं होता। फिर 2 4 भी नहीं लेंगे, 2 6 भी नहीं लेंगे, 2 9 लेंगे, 2 9, 2 और 9 -7, दैट इज आंसर ऑड। ओके, अब 5 3 से स्टार्ट हो, 3 4 ले सकते हैं, 3 4 और that is -1, that is once again odd,
3 4 ले सकते हैं, 3 6 ले सकते हैं, 3 और 6 का भी डिफरेंस ऑड बनेगा, दैट इज माइनस, ये भी ऑड। ओके, अब 3 के साथ 9 में ले सकते हैं, 3 और 9 का डिफरेंस -6 होता है, वो ऑड नंबर नहीं होता। नाउ स्टार्ट फ्रॉम 5, नाउ 5 4 वी कैन टेक 5 4, तो डिफरेंस इज 1, दैट इज अगेन ऑड। तो 5 6 once again odd, डायरेक्ट में ऑड लिख दे रहा हूं, -1 दैट इज ऑड। ओके, एंड 5 9 वी कैन नॉट टेक 5 9, 5 और 9 का डिफरेंस इवन नंबर होता है। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये कुछ हमारे ऑर्डर पेयर बने। तो रिलेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म 1 4 1 6 2 9 3 4, okay, 3 6 5 4 5 6. So this will be the required relation. कंडीशन क्या गिवन थी? x और y का डिफरेंस ऑड नंबर होना चाहिए, x सेट A में होना चाहिए और y सेट B में होना चाहिए। मतलब इन एलिमेंट्स को y बोल रहे हैं और इन एलिमेंट्स को हम सेट x बोल रहे हैं। तो x और y का डिफरेंस ऑड नंबर होना चाहिए। तो हम सिर्फ वही पेयर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 4 का डिफरेंस ऑड होता है, 1 6 का भी ऑड होता है, 1 9 का ऑड नहीं होता। ओके, तो हम वही एलिमेंट लेंगे जिनका डिफरेंस ऑड नंबर बनता है। सो दिस इज द रिलेशन। क्लियर? अब इसका डोमेन एंड रेंज, डोमेन पूछा है इसमें, डोमेन और रेंज पूछा है। सो 1 2 3 4 रिपीट नहीं करना होता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 1 2 3 5। Clear children? Range, what is range? 4 4 6 9, 4 6 9, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। 4 6 9, ये सेट ए है और ये सेट बी है। बाई चांस ऐसा है हम कुछ और नंबर, जो भी आंसर आएगा हम तो वो लिखेंगे। यहाँ बाई चांस ऐसा आ रहा है कि डोमेन सेट ए आ रहा है और रेंज सेट बी आ रहा है, ठीक है। और कोडोमेन इसमें पूछा नहीं है, अगर कोडोमेन भी पूछा जाता तो वो भी सेट बी होता, क्योंकि सेट बी में उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं है। क्लियर चिल्ड्रन? क्लियर? सो मूव अहेड। Now I am taking question number 8, children. Question number 8. Now what is question number 8? Set A is equal to x y z. Set A is equal to x y z. Set B is equal to 1 and 2. Clear children? Find the number of relation from A to B. तो number of relations के बारे में मैं आपको बता दूं, number of relations is equal to number of subsets is equal to number of subsets. जितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ सबसेट होंगे, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन ही ये है, ए रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जितने सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। एक बार फिर से सुन लो, फर्स्ट डे ही पहले दिन बताया था कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। ए रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसेट है ना, रिलेशन को हम सबसेट बोल रहे हैं, रिलेशन इज द सबसेट। तो जितने भी सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट। तो पहले इसके एलिमेंट्स बनाते हैं, पहले इसको टोटल एलिमेंट बनाते हैं ए क्रॉस बी। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सो ए क्रॉस बी बताओ जरा, टोटल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी 3 into 2, so that is equal to 6. क्लियर? तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट चैप्टर में? नंबर ऑफ सबसेट 2 raised to power n, और ये यहाँ n की वैल्यू क्या है? 2 raised to power 6. Clear children? So there should be 32 number of subsets,
और नंबर ऑफ रिलेशन। क्लियर चिल्ड्रन? तो एक बार फिर से बता दूं, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट बनेंगे 6, और नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2n, दैट इज 2n, और नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन। तो यहां मैं यहां भी लिख देता हूं नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम डूइंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question number 9 children. R with the relation on Z. Z का मतलब होता है integer. Z that is defined by R is equal to AB and A and B both belongs to Z and A minus B is an integer. तो पहले मैं लिख दूं जरा इसको. Relation is given like this. AB is any order pair such that A minus B is belongs to integer. Once again, A and B is the integer. A and B is any order pair. And what is the relation between A and B? A minus B should be integer. And A should be integer and B is also integer. Z का मतलब integer होता है, एक बार आप फिर समझ लो, integer. Z का मतलब होता है integer. R का मतलब होता है real number और N का मतलब होता है capital N का मतलब natural number. ठीक है? तो A minus B is any integer. तो कुछ भी नंबर ले सकते हैं, we can take any number. ओके चिल्ड्रन, जैसे 1 minus 2, 1 2 कोई भी नंबर ले लिया हमने, 1 2 1 minus 2, that is also minus 1, that is integer, belongs to integer. मतलब -1 इंटीजर है, इसका मतलब ये belongs to integer का मतलब है कि -1 एक इंटीजर है। Similarly 2 7, okay, 2 minus 7, minus 5, that is also integer. कुछ भी नंबर ले लें हम, अगर ये दोनों नंबर भी इंटीजर ले लें तो इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर ही आएगा। सिमिलरली 10 minus 2, 10 minus 2, that is also 8 and 8 is also integer. तो अब उसने हमसे ये पूछा है what is the domain of the question and what is the range of the question. तो फर्स्ट नंबर को तो रिलेशन क्या बना, सबसे पहले तो रिलेशन बनाओ, 1 2 कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 2 7 10 2 etc. and dot dot dot. Infinite number of pairs can be made. Okay children, so first number is domain and second number is range. So first number domain पूछा है इस क्वेश्चन में, domain that is also integer. तो 1 2 3 4 लिखने की जरूरत ही नहीं है. range is also integer, ये भी integer है. ओके, कोडोमेन अगर पूछा जाता तो भी कोडोमेन इज आल्सो इंटीजर. क्लियर चिल्ड्रन? उसने कहा हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए. एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन. A and B बिलोंग्स टू इंटीजर एंड A माइनस B शुड बी एन इंटीजर. ठीक है, अगर दो नंबर का डिफरेंस इंटीजर आता है, दो नंबर का डिफरेंस होता है इंटीजर है अगर वो नंबर इंटीजर. इज इट ओके चिल्ड्रन? So this was the end of the exercise 2.2. Now next time we will be starting exercise 2.3 and that will be the exercise of function, chapter function. So एक नया टॉपिक और हमारा function. Clear children? Thank you very much.